हेलो गाइस। चलो आज कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, जिसका आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, इसे हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। सपोज़ करो ये एक चार्ज है Q1 का, Q1 कूलम्ब का, और ये एक चार्ज है Q2 कूलम्ब का। ठीक है। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक, ये पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो मान लो कि ये जितना इस पे जो अट्रैक्ट कर रहा है जिस फोर्स से, F न्यूटन है, F2 न्यूटन मान लो। ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है F(2) विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब फोर्स 2 पे 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक, और ये वाला सेकेंड वाला फर्स्ट पे जो फोर्स लगा रहा है उसको भी F मान लो। F ऑफ, इसको क्या कहेंगे, F(1) विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब F(1) विथ रिस्पेक्ट टू 2, फर्स्ट वाले पे सेकेंड वाले की वजह से। अब इन पे जो फोर्स लग रहा है ना, ये हमेशा बराबर होगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, चार्जेस भी होते हैं, तो जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो हमेशा बराबर होता है। F(1)(2) इज इक्वल टू F(2)(1). ठीक है, तो ये तो पता चल गया। अब ये F होता कितना है ये भी पता करना है। तो F जो होता है ना, F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस पे जितना चार्ज है और इस पे जितना चार्ज है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चार्ज बढ़ाते रहोगे तो फोर्स भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब यही होता है ना, घटाओगे तो फोर्स भी घटेगा। Q1 Q2 को अगर हम बढ़ाते रहते हैं तो फोर्स भी बढ़ेगा। अगर एक ही को बढ़ाते हैं, एक को उतना ही रखते हैं, तब भी फोर्स बढ़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों का मल्टीपल है। तो Q1 और Q2, ये साइन अभी हटा दो, साइन को तो हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। Q1 Q2 हो गया, अपॉन नहीं, अभी ये जानो कि फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। इनके बीच की जो दूरी है ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स का मतलब उल्टा चलता है। अगर डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा कर रहे हैं तो फोर्स कम हो रहा है, डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है। जितना पास लाएंगे डिस्टेंस उतना ही कम होगा और फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ही दूर करेंगे उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो फोर्स कम है। तो इन्वर्स चल रहा है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है, सिर्फ डिस्टेंस के नहीं, है ना, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों फॉर्मूले को, तो हमें क्या मिलता है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को कंबाइन कर दिया, एक साथ कर दिया, तो Q1 Q2 डायरेक्टली में आ गया, और 1 अपॉन R स्क्वायर जो था, तो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना ही आ गया, इतना अपॉन R स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला बन गया। अब ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इतना तो हमें पता चल गया कि इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, पर कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा ये भी तो पता करना है। एक एग्जैक्ट हमें नंबर के हिसाब से पता चल जाए कि इतना न्यूटन बढ़ा फोर्स, तो इसका मतलब इतना चार्ज इसमें बढ़ा होगा, इतना कूलम्ब ऑफ चार्ज, या इतना मीटर डिस्टेंस अगर बढ़ी तो इतना न्यूटन का फोर्स घट गया। तो ये सारी चीज़ें एक नंबर के हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल लाना होगा, एक इक्वेशन बनानी होगी, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इतना जान जाएंगे कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जिसको हम K बोलते हैं।
और ये स्मॉल के है, कैपिटल के नहीं है, स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, और ये स्मॉल के की वैल्यू कितनी है? स्मॉल के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ 9, इतनी ज़्यादा है, पावर 9 में इतना होता है। हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये कितना बढ़ाया तो ये कितना बढ़ा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। के की वैल्यू जो होती है, के का जो फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको हम एक बार इसके फॉर्म में लिख देते हैं तो कितना आएगा? F इज इक्वल टू, के की जगह ये रख दो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा ये ε0 क्या है, ये के है क्या चीज़? तो के का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये ε0 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे एप्साइलन बनाओ ई की तरह और उसमें छोटा सा ज़ीरो लगा दो, ये हो गया नॉट, ε0। ठीक है, ये के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट लगा दिया, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ε0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर की या वैक्यूम की परमिटिविटी को बताता है ε0। परमिटिविटी मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट करते हैं। कोई चार्ज जो है, फोर्स जो लगा रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया हुआ है एक्चुअल में। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ छोड़ता है, और नेगेटिव चार्ज होता है अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसे ऐसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी। तो जब ये छोड़ रहा है तो ये मतलब दे रहा है और ये खींच रहा है, तो ये दोनों आपस में चिपकते चले जाते हैं, है ना। तो ये जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उतना ही इनके बीच का जो फोर्स लगेगा अच्छा लगेगा। अगर बीच में कोई रुकावट आ जाए, बीच में हम कोई दीवार लगा दें जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना पास कर सके, तो ये खींच पाएंगे एक दूसरे को? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन कितना ज़्यादा परमिट कर सकता है अपने मीडियम में, उसी पे डिपेंड करता है ये फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा परमिट कर रहा है, ठीक है, तो उतना ही अच्छा फोर्स लगेगा। अब हम इसको अगर वाटर में रख दें, इन्हीं दोनों को हवा में रखा हुआ है तब जितना फोर्स लग रहा है, अगर हम इनको वाटर में रख देते हैं तो क्या होता है कि ये मान लो ये वाटर है, इस टब में पानी भरा हुआ है, अब यहाँ पे रखा हमने दोनों चार्ज को, तो ये क्या करते हैं, इनके पास क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, H2O से बना है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, आयंस के फॉर्म में हो जाते हैं ना, ये आयनिक होते हैं इनके मॉलिक्यूल, तो आयंस के फॉर्म में हो जाते हैं। ये खुद नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने प्रोड्यूस की, वो इसका जो ऑक्सीजन है वो लेने लगता है, रुकावट डालने लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं डाल पाएगा क्योंकि ये आयन है, तो थोड़ा थोड़ा डालने लगता है। जब ये लेने लगता है तो रुकावट इसके बीच में आ गई, और इनका जो नेगेटिव चार्ज का जो वो है, इन पे ये जो हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नेगेटिव चार्ज इनके साथ कंबाइन हो जाता है, होने लगता है, तो इसको टाइम ही नहीं दे पा रहा है। इसीलिए इन दोनों का आपस में जो फोर्स है वो थोड़ा सा घट जाता है। ये लोग वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बिजी हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है कि परमिटिविटी, जितना परमिट कर सकता है तो उतना ही अच्छा फोर्स होगा इन दोनों के आपस के बीच में। तो चलो और एक चीज़ देख लो कि ये जो हमने F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 लिखा है, ये साइन के साथ लिखा जाएगा हमेशा। इनके जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, उनके साथ यहाँ पे ये लिखे जाएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव है, अब सपोज़ कर लो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फोर्स कितना होगा, ये दो चार्ज हैं, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो जो फोर्स लगेगा इनके आपस के बीच में वो ऐसे आएगा, +Q1 और -Q, +Q -Q, और इनके बीच की डिस्टेंस R है तो अपॉन R², और K से मल्टीप्लाई तो होगा ही। ठीक है, तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, मतलब फोर्स क्या आया, नेगेटिव में आया,
जब नेगेटिव में आया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जब भी फोर्स नेगेटिव आए तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा। अगर फोर्स पॉजिटिव आए, अगर सपोज करो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस और प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो प्लस ही रहेगा, तो दोनों के बीच रिपल्शन हो रहा है, प्लस प्लस में रिपल करेंगे। अब वहीं अगर माइनस माइनस हो, दोनों माइनस माइनस हो तो भी यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तब भी प्लस होता है। जब प्लस है तो माइनस माइनस क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी यहाँ पे प्लस आए तो रिपल कर रहा होगा, और जब भी यहाँ पे नेगेटिव आए दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इफ़ एफ नेगेटिव तो अट्रैक्शन, एफ पॉजिटिव तो रिपल्शन। यहाँ पे ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एयर है या वैक्यूम है, ये दोनों फ्री होते हैं। और इनकी वैल्यू है परमिटिविटी की इतनी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इनका जो डायमेंशनल फार्मूला है ये है। डायमेंशनल फार्मूला एक बार निकाल लो, जगह ही नहीं बची है, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा है। देखो के का डायमेंशनल फार्मूला एक बार देखें तो के का जो फार्मूला है वो ये है। डायमेंशनल फार्मूला जो निकालते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। हमें के का निकालना है ना, तो हम बाकी इन सारी चीज़ों को इधर भगा देते हैं। तो क्या आएगा, के इज़ इक्वल टू स्मॉल के इज़ इक्वल टू एफ, इधर ही है, आर स्क्वायर नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो कुछ इसके मल्टीप्लाई में है वो नीचे आके डिवाइड में आ जाएंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो ये होता है ml T⁻⁻²। ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है। आर क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस की जो डायमेंशनल फार्मूला है मीटर, मीटर का क्या होता है, लेंथ, एल से हम इसको डिनोट करते हैं, तो एल स्क्वायर अपॉन क्यू चार्ज। चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो AT होता है, एम्पियर, और ये टाइम AT। अब इनको कंबाइन कर दो तो ये आएगा m, एल स्क्वायर और l मल्टीप्लाई किया तो L³ T⁻⁻² अपॉन AT। AT को ऊपर ले आओ तो ये T एक यहाँ +1 है ना, तो ऊपर आएगा तो माइनस होगा, तो ये -3 हो गया, और A -1 हो गया। AT एक ही होगा ना, और ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हुआ तो ये A स्क्वायर, तो ये A⁻⁻², और T स्क्वायर है ऊपर गया तो -4। तो ये एग्जैक्टली क्या आया, यहाँ पे लिख देती हूँ, ml³ T⁻⁻4 A⁻⁻2, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट है ये फॉर्मूला है ना, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके इन्वर्स में है, तो इसका जितना होगा एप्सिलॉन नॉट में उसी का उल्टा हो जाएगा, तो वही हो गया। m⁻⁻1 होगी, यहाँ +1 थी, l⁻+3 थी तो यहाँ -3, T⁻+4 तो -4, यहाँ +4, इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो आप लोग को। वैसे बहुत खिचड़ी पक गई है इस पेज पे, बट कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट में पूछना, मैं बताऊंगी, रिप्लाई दूंगी सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फोर्स इज़ रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस। ये तो हमने पढ़ ही लिया है, बहुत पहले से जानते हैं, ये तो बचपन से जानते हैं कि जो दो सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। दिस फोर्स इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंजर्व करके रखना। ठीक है, तो फोर्स जो होता है हमेशा कंजर्व रहता है। कैसे, जैसे कि सपोज करो ये एक पॉजिटिव चार्ज है बड़ा सा, इसने एक नेगेटिव चार्ज को अपने पास चिपका के ऐसे रखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, इसको ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के इधर रख दिया हमने। ठीक है, इधर रख दिया।
अब हम जैसे जैसे इसको इससे दूर करते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे दूर करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका जो इफ़ेक्ट है इसको खींचने का वो और बढ़ रहा है। ये बहुत तेज़ी से इसको खींचना चाहता है, मतलब इसमें एक एनर्जी स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसने स्टोर कर ली। अब ये एनर्जी कंजर्व है इसके पास, जितना दूर ले गए हैं उतना ही एनर्जी कंजर्व है। अब जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे ये तुरंत अपने पास आ जाएगा, तुरंत ऑटोमेटिक आएगा। इसको दूर ले जाने के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पर इसको वापस से पास करने के लिए हमें कोई मेहनत करनी है, अपने आप ही पहुंच जाएगा। तो ये फोर्स जो है ना, जो जब यहाँ पे है तो इसने खींच रखा है, जब यहाँ पे आया तो ये फोर्स कंजर्व हो गया इसके अंदर, अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। यही है कि फोर्स कंजर्वेटिव है। ये अभी आपको शायद सही से समझ नहीं आया होगा, और ये बहुत बड़ा चैप्टर में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डीपली समझना पड़ता है। मैं एक वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको समझ आएगा कंजर्वेटिव क्या होता है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब मिला के उसको समझाना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना वहाँ से। ठीक है, इतना याद रखो कि ये फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम फॉर बोथ चार्जेस, मीन्स बोथ चार्जेस एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर। ये तो बता ही दिया मैंने कि जो चार्जेस होते हैं, भले ही ये वाला चार्ज छोटा हो और ये वाला चार्ज बड़ा है, मगर दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे वो बराबर का लगा रहे हैं। मान लो ये फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन का, तो ये वाला इस पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला इस पे भी 4 ही न्यूटन का लगाएगा, ज़्यादा नहीं लगा रहे, दोनों बराबर ही फोर्स लगाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ऐसे ही अट्रैक्शन का, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये 4 न्यूटन से अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इसको, तो ये वाला भी इसको 4 न्यूटन से ही अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि दोनों के सेंटर पे लगता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे एक दूसरे के फोर्स लगाते हैं। मतलब अगर ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे ये इधर फोर्स नहीं लगाएगा, एकदम जो लाइन इनके सेंटर को ज्वाइन करती है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और दूसरा वाला चार्ज यहाँ पे है, तो ये जो फोर्स लगाएंगे ये ऐसे लगाएंगे एक दूसरे पे, और खींचना होगा तो ऐसे लगाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा तब खींचेगा। ठीक, तो वही दिया है कि एफ ऑफ ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू 1 इधर रहेगा, ये सही है और ये सही है, ये दोनों गलत हैं। इट ऑबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ऑबे करता है। सुपरपोजिशन पहले भी आ चुका है, बट यहाँ पे अच्छे से देख लो, इधर जगह नहीं थी तो मैंने इस वाले पेज पे कर दिया। चलो ये देखो क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब कि यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक, उसके आसपास 3 चार्ज हमने रख दिया और इनकी डिस्टेंस R1, R2, R3 कर दी। अब क्या है कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, Q1 की वजह से, वो कितना लग रहा है, F1 इज इक्वल टू K, इसका चार्ज और इसका चार्ज को मल्टीप्लाई करना होता है। कूलॉम्स लॉ में यही था ना कि Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा दोनों, और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस R1 है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये फॉर्मूला हो गया। ये फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से ये फोर्स है, और इसकी वजह से ये फोर्स है कि Q3 और यहाँ पे Q3 और Q अपॉन R3 का स्क्वायर, ये तीनों फोर्स हो गया अलग अलग की वजह से। अब हमें इस Q पे नेट फोर्स पता करना है कि फाइनली कितना फोर्स लग रहा है। अलग अलग से तो पता चल गया कि इतना लग रहा है, ये इतना लगा रहा है, ये इतना लगा रहा है, ये इतना लगा रहा है, डायरेक्शन भी अलग है सबकी। तो फाइनली जो फोर्स इस पे पता करना होता है ना, नेट फोर्स, वो वेक्टर सम करते हैं इन सारे फोर्सेस का, सब फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर में डायरेक्शन भी तो हम देखते हैं। अब अगर सपोज करो कि एक चार्ज है, एक चार्ज है बीच में, और ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इन पे फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों चार्ज बराबर के हैं, 2 कूलॉम के 2 कूलॉम के, तो दोनों बराबर का फोर्स लगाएंगे तो ये कहीं मूव ही नहीं कर पाएगा। इनकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तो इसने तो फोर्स लगाया, जो भी लगाना है, इसने भी जो फोर्स लगाना है
इसने लगाया, पर इस पे जो नेट फोर्स लगा कितना है इसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ये कहीं मूव नहीं कर पाएगा, तो इसका नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, भले ही ये पिचक जाएगा, एकदम चिपटा हो जाएगा इन दोनों की वजह से, बट कहीं मूव नहीं कर पा रहा है, तो हम यही बोलेंगे कि नेट फोर्स 0 है साइंस की भाषा में। साइंस में भी फिज़िक्स की वजह से, बायोलॉजिकली तो इस पर फोर्स आ रहा है, पर फिज़िक्स में नेट फोर्स इसका 0। तो वही है कि इसमें कितना फोर्स टोटल लगेगा, तो हम इसका वेक्टर सम पता करते हैं। तीनों को जोड़ेंगे मगर वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर के फॉर्म में कैसे जोड़ा जाता है वो भी मैं आपको सिखाती हूँ, और एक वीडियो बना दूँगी जिसमें वेक्टर अच्छे से पढ़ा दूँगी, तो आप लोग को अच्छे समझ आएगा। वेक्टर का बहुत काम पड़ता है पूरे फिज़िक्स में, कैलकुलेशन के लिए तो वेक्टर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है। वेक्टर के फॉर्म में इस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देख लो। जैसे कि ये है 3D का बता रहे हैं, ऐसे ही 2D का भी हो जाएगा। 3D में ये एक चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R। ठीक है, ये R वेक्टर से हम डिनोट कर रहे हैं इसको। और इनकी जो पोजीशन है 3D में वो x1 y1 z1, और इसकी पोजीशन x2 y2 z2। ठीक है, दोनों की पोजीशन जो है अलग अलग है, R डिस्टेंस से दोनों बटे हुए हैं, दूर पे हैं। अब इन पे जो फोर्स लग रहा है, ये Q1 जो है Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F मान लिया, तो F कितना होगा वेक्टर फॉर्म में? अगर हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म में K Q1 Q2 अपॉन R² और यूनिट वेक्टर ऐसे ही रखते हैं ना। किसी भी चीज़ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर साथ में लिखते हैं। यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन बताता है, किस डायरेक्शन में है, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट मतलब एक, सारे डायरेक्शन में, मतलब एक्स में, वाई में, जेड में, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 ही होता है, इसीलिए हम इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करने की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों 1 1 1 है। अब 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब उतना ही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ये हो गया और डायरेक्शन ये बता देता है। इससे हो गया वेक्टर फॉर्म। अब इसको हमें लिखना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें डायरेक्शन के साथ लिखना है कि कितना एक्स में जा रहा है, कितना वाई में, कितना जेड में, तो एक फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब ये 1 है, इसका एक्स में, वाई में, जेड में, तीनों में 1 1 है, तो इसका वेक्टर से उसी वेक्टर का हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना। इस फील कर सकते हैं। तो चलो अब ये यूनिट वेक्टर की जगह हम ऐसे लिख देते हैं, F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2, और यूनिट वेक्टर को क्या लिख देते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसका वेक्टर क्या है R, और नीचे मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो पहले से ही है, और ये वाला जो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे हम इसको। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया वेक्टर फॉर्म में। स्केलर में तो सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा अगर इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, पर अगर वेक्टर फॉर्म में इसको हमें लिखना है, डायरेक्शन के साथ हमें बताना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो, फॉर फोर्स ऑन Q2 पे अगर हमें कोई फोर्स निकालना है, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। फाइंड फोर्स पता करना है। ये 2 कूलम का चार्ज है, ये 4 कूलम का। ठीक है, और इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो 1 है, 2 है, 3 है, 3 4 2। ठीक है, और ये फोर्स हमें पता करना है, जो कि 2 कूलम का जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगा रहा है F, यही हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो हमें पता है। अब वेक्टर अगर थोड़ा सा आता होगा, थोड़ा बहुत, तो हम ये क्या बोलते हैं, वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड निकालना जान जाएंगे। चलो मैं सिखा देती हूँ, नहीं आता तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो
फॉर्मूला लिख दो अपॉन आर क्यूब और यहाँ यूनिट वेक्टर। हाँ, ये मैग्नीट्यूड है। अब हम एक बार इसका वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दोनों निकाल लेते हैं इसका। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा? आर वेक्टर अगर निकालते हैं, वेक्टर आर जो है 3 - 1 आई कैप 4 - 2 प्लस 4 - 2 जे कैप प्लस 2 - 3 के कैप। यहाँ लिख देती हूँ 2 - 3 के कैप। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 में से 1 गया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप -1 के कैप। ये आ गया हमारा वेक्टर आर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो आर का। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई वाला जो मैग्नीट्यूड है आई का, उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर और प्लस इस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये आता है अंडर रूट 4 + 4 + 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1। 4 4 8 1 9 9 का अंडर रूट कितना आएगा? 3। मिल गया, मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया। अब हम इस जगह पे रख देते हैं। ये है हमारा मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। इसी फॉर्मूले में रख दो। F = K कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। Q1 तो यहाँ दिया हुआ है 2 कूलॉम और Q2 कितना दिया है? 4 कूलॉम अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब। तो जब हम 3 का क्यूब करेंगे और यहाँ वेक्टर आर है, वेक्टर आर में यहाँ पे यही रख देंगे ये पूरा। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3 3 9 9 3 27। ये हो गया 9 × 10⁻⁹ × 8 अपॉन 27। 9 3 27। 3 को 8 से काटो तो 3 2 6 2 पॉइंट और फिर 20 आ गया 6 6। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 2.66 × 10⁻⁹ ये आ गया पूरा कैलकुलेट करके। और ये जो हमारा ये वेक्टर जो है इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप -1 के कैप। ये है फोर्स। अब ये देखो, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया। ये एक वेक्टर फॉर्म में हमें मिल गया। ठीक, चलो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आई होप समझ आ गया हो आपको। किसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका पहले तो आर निकाल लो वेक्टर और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर इसी फॉर्मूले पे रख दो। आंसर आपके हाथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोल रहा है इफ़ पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम। अगर पॉइंट चार्ज को हम किसी मीडियम में रख दें तो क्या होगा उसके साथ। तो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा फोर्स घट जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये Q1 है, ये Q2 है और ये R डिस्टेंस से सेपरेट हैं दोनों। ये वाटर है, वाटर में रख दिया तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 और Q1। चार्ज Q2 पे या Q1 पे जो फोर्स नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा देखते हैं। फोर्स इन मीडियम, FM मतलब मीडियम है। ये फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। नॉट कब था? जब हम एयर में उसको रखते थे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हमने एयर में रखा हुआ है, तब उसको नॉट लगा देते हैं। नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम। अब यहाँ पे मीडियम में रखा है तो एप्सिलॉन m लिखना पड़ेगा। हाँ, Q1 Q2 अपॉन R²। अब मीडियम की परमिटिविटी हमें यहाँ पे लिखनी है।
तो मीडियम की परमिटिविटी कितनी होती है, एप्साइलन एम जो होता है, एप्साइलन एम इज इक्वल टू के टाइम्स एप्साइलन नॉट होता है ना, के टाइम एप्साइलन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ एयर है, तो एयर का को के से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो के है ये कैपिटल के है, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, या रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एयर की परमिटिविटी को, तो हमें मीडियम की परमिटिविटी मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे 1/एप्साइलन को हम ये लिख सकते हैं के टाइम एप्साइलन नॉट, क्योंकि हमें एप्साइलन नॉट की वैल्यू पता होती है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि एप्साइलन नॉट के फॉर्म में इसको लिख दें। तो एप्साइलन एम क्या है, के टाइम्स एप्साइलन नॉट Q1 Q2/r²। अब देखो 1/4 एप्साइलन नॉट किसके बराबर था, के स्मॉल के मैंने इसीलिए पहले बोला था कि ये स्मॉल के है, ताकि आप लोग याद रखें। स्मॉल के और ये कैपिटल के दोनों डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है स्मॉल के, और ये वाला जो कैपिटल के है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो FM इज इक्वल टू 1/4 एप्साइलन नॉट को हम स्मॉल के लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया स्मॉल के Q1 Q2/r²। और यहाँ पे हमें कैपिटल के भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने मीडियम में रखा है, तो कुछ तो चेंज आएगा वाटर में रखने पे। अब ये हो गया कैपिटल के से डिवाइड। अब ये जो है ये वाला फॉर्मूला ये एफ ऑफ एयर का है ना, फोर्स एयर में, बस के ये जो कैपिटल के आगे ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर F0/K। के से डिवाइड कर दो तो हमें मीडियम का फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है, ये हमने बोल दिया। अब ये के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कुछ लोग इस के को एप्साइलन आर भी बोलते हैं, एप्साइलन आर, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है एक्चुअल में ये रिलेटिव परमिटिविटी, एप्साइलन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है एप्साइलन M/एप्साइलन नॉट, ये फॉर्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी का। अब यहाँ पे हम एप्साइलन M हमें निकालना होता है, तो हम इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एप्साइलन M इज इक्वल टू एप्साइलन R इंटू एप्साइलन नॉट। एप्साइलन और R को हमने क्या यहाँ पे के बोल दिया है। ये बार बार एप्साइलन M एप्साइलन नॉट, एप्साइलन में थोड़ा कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है, बार बार एप्साइलन R है, तो इसीलिए हमने इसको के बोल दिया है, ठीक है। कुछ जगह एप्साइलन R भी बोला जाता है। चलो, तो ये समझ आया ये फॉर्मूला कि किसी मीडियम में रहेगा तो के टाइम घट जाएगा, उसको के से डिवाइड कर देंगे। अब इस के की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, के की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो सबकी हर मीडियम की अलग अलग है, वाटर की अलग है, एयर की अलग है, और इंसुलेटर की अलग, कंडक्टर की अलग, सब में के की वैल्यू जो होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, इसी वजह से फोर्स भी अलग अलग हो जाता है। तो ये देखो ये आ गया, नेट फोर्स इतना ही लगेगा मीडियम में, एफ नेट या FM कह दो, तो फाइनली फोर्स इतना। अब है फोर्स ऑन Q2/Q1। Q2 जो है, Q2 पर Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, तो हमने पढ़ा था ना कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, चार्जेस जो हैं वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मतलब उसके आसपास क्या क्या हैं, कितने चार्ज हैं, या क्या हो रहा है, उससे नहीं मतलब है, वो जो है अपना दो फोर्स आपस में उतना ही फोर्स लगाते हैं, ये इस पे उतना लगाएगा और ये इस पे भी उतना ही लगाएगा जितना उन्हें लगाना है। बीच में क्या बाधा आती है उन्हें नहीं मतलब है। वो अलग बात है कि ये मूव ना कर पाए ज़्यादा, जितना इसने धक्का दिया उतना इसके ऊपर तक उतना असर नहीं पड़ा, वो अलग बात है, मगर इसने धक्का तो दिया, कोशिश तो की, तो फोर्स जो है वो उतना ही लगेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से। तो फोर्स ऑन Q2/Q1 कितना हो जाएगा, के Q1 Q2/r², ठीक है। ये दोनों का, इन दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा
और इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। और ये स्मॉल के है, याद रखना, ये स्मॉल के है और ये कैपिटल के है। अब फोर्स ऑन Q2 बाय मीडियम। अब मीडियम कितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये तो फोर्स जो लगा रहे हैं वो तो KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर इतना लगा रहे हैं, मगर इन पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो एक्चुअल में कम लग रहा है। ये F0 है, ये क्या है F0 से कम लग रहा है K टाइम। तो हमें पूछ रहा है कि मीडियम कितना फोर्स लगा रहा है। कुछ मीडियम जो है इसको थोड़ा बाधा डाल रहा है इनके बीच में, तभी तो कम फोर्स लग रहा है। तो कितना लग रहा है उसे पता करने के लिए हमें क्या करना है, जितना फाइनल फोर्स है, जितना एयर में लगता है उतना उसको माइनस कर देते हैं कि जितना नेट फोर्स लग रहा है, जितना इसने लगाया और जितना उस पर लग रहा है उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मीडियम कितना रुकावट कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस KQ1 Q2 अपॉन एप्साइलन नॉट से एप्साइलन R से इसको डिवाइड कर दिया। जहाँ पे एप्साइलन R को हम कैपिटल K भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू R स्क्वायर। इसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मीडियम कितना लगा रहा है। अब ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि एप्साइलन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, एप्साइलन M परमिटिविटी ऑफ मीडियम, K या एप्साइलन R ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी आएगा, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, उसको हम वहाँ पे K से ही डिनोट करते हैं। और ये जो स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये तो पहले ही पता है कूलॉम्स लॉ में। अब एक चीज़ देख लो कितना होता है K की वैल्यू कितनी है। इंसुलेटर के लिए K की वैल्यू 0 होती है, एयर के लिए 1 है, वाटर के लिए 81, कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट है। अब हमें जो भी फॉर्मूले F फोर्स अगर निकालना है जिस भी मीडियम में, तो उसको K से हम डिवाइड कर देंगे, K की वैल्यू यही रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आंसर आया वही हमारा फोर्स होगा, ठीक है। चलो फिर कूलॉम्स लॉ ख़त्म हो गया, अब आगे पढ़ेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको आगे भी पढ़ना है तो, क्योंकि फिर मैं जो भी लेक्चर अपलोड करूँगी तो आप लोग तक पहुँचेगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं पहुँचेगा, फिर आपको सर्च करके ही आना पड़ेगा।